नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। पूरे देश में हर किसी की नजर इस वक्त कर्नाटक की सियासत पर टिकी हुई है, इस सवाल के साथ कि कर्नाटक में अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा, क्या वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा या कुछ और फॉर्मूला भी सामने आ सकता है। एक सवाल यह भी लगातार चर्चा में है कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। कौन से वो पहलू हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा रहा है। ये वो सवाल है जो खासकर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी जिन राज्यों में चुनाव जीती है उनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में काफी वक्त लगा, लिहाजा एक सामान्य प्रक्रिया है ये बताया जा रहा है। लेकिन कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा जिस पर सहमति बन पाएगी, क्योंकि जब हम ये शो कर रहे हैं तब इस शो से कुछ ही देर पहले रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये खबर आई कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें, बहुत जल्द नाम का ऐलान होगा अगले 24 से 48 घंटे के भीतर। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनुज अत्री साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव मिश्रा, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नाटक से मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ यासिर मुश्ताक जो कर्नाटक में हर तस्वीर हर खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और देखिए इस वक्त भी वो कर्नाटक की विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अनुज अत्री साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछूंगा, क्या वजह है जो अब तक नाम पर सहमति नहीं बन पाई? देखिए, इसमें वजह कोई नहीं है। वजह केवल एक यही है कि किस तरह से एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार जनता को दी जाए, उसके लिए लेकर के मंथन हो रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में सबको विदित है कि केवल ऐसे नाम नहीं तय होते कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कि नागपुर से इशारा आया पर रातों रात नाम बदल करके जो है दूसरे जिस व्यक्ति का नाम नहीं है ऐसे आदमी को तय कर दिया गया, या ये जो वन मैन आर्मी और 1.5 मैन पार्टी लोगों की जो पार्टी है वो जो तय कर लेते हैं वो। अनुज जी देखिए, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो होते तो इस सवाल का जवाब देते। लेकिन क्या रॉकेट साइंस है सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप जब चुनावी मैदान में उतरे तो आपको पता था कि कर्नाटक में कांग्रेस के कौन से 2 बड़े चेहरे हैं। जाहिर सी बात है जो भी आपको फैसला लेना था उन्हीं 2 बड़े चेहरों में से लेना था। जितने एग्जिट पोल आए उनमें से ज्यादातर आपको मेजोरिटी दिला रहे थे। आप खुद ये मानकर चल रहे थे कि हम सत्ता में पहुंच रहे हैं। नतीजा आ चुका है जो आपके पक्ष में है। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 सीटों का अंतर है, कहीं मामला फंस सकता है। आप पूर्ण बहुमत के जरूरी नंबर से काफी आगे हैं, यानी किसी तरीके का कोई संकट नहीं है। फिर इतना वक्त क्यों? हर किसी के जहन में सिर्फ इतना सा एक सरल सवाल है। देखिए, वक्त हमेशा लगता है और आपने कहा भी फिर वही बात आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कोई साथी प्रवक्ता नहीं है। लेकिन क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव जीती है, क्या एकाएक उन्होंने भी निर्णय ले लिए? क्या वहां समय नहीं लगा? 8-8, 9-9, 10-10 दिन का समय लिया गया। आसाम में जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या ये समय उत्तराखंड में भी आप लगाते अगर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में चुनाव जीत जाती तो? लेकिन निश्चित तौर पे जाहिर तौर पे है कि जहां पर एक से ज्यादा दावेदार हों और एक से ज्यादा अगर सीनियर लीडर हों जो कि मुख्यमंत्री पार्टी जिनको सोचती है कि उनको बनाना चाहिए, तो वहां इस तरह की दावेदारी और इस तरह का एक माहौल बनता है और कहीं ना कहीं कंसेंसस बनाने का प्रयास। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र पुंडीर, हर प्रवक्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो जो इस वक्त इस फेज से गुजर रही हो, उस प्रवक्ता के सामने सिर्फ यही एक विकल्प बचता है जो इस वक्त अत्री जी कह रहे हैं। मुझे लगता है अत्री जी बहुत अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनडिफेंसिबल चीज़ है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बहुत बड़ा यहाँ कैलकुलेशन चल रही होगी साहब हम आम जनता के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, या फिर एक दूसरा कारण कि दूसरों को भी देर लगती है। दूसरों को देर लगती है इसीलिए आप यहाँ हैं। और वन मैन पार्टी या नागपुर का इशारा, ये सब चीज़ें हमेशा से आला कमान के इशारे पे बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ भी तय होती रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत सारा लॉजिक है। नहीं, मतलब एक प्रवक्ता के तौर पर और क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे बेचारे, उनकी मजबूरी है। तो मैं भी यही कह सकता हूँ, उन्होंने एक अच्छे से डिफेंस किया, लेकिन इसका कोई मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालात से बहुत रिश्ता है, क्योंकि साफ तौर पर लग रहा है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जीत में किसको कितना शेयर मिलना चाहिए। एक जो शेयर है ताकत का, उसका सही एमिकेबल अभी तक कांग्रेस कोई ढूंढ नहीं पा रही, ना ही आला कमान के पास इतनी ताकत है कि वो सीधे तौर पर कह सके कि हमने इनको चुन लिया है
और ना ही वहाँ कोई इस तरह का लीडर है जो सीधा कह दे कि मैं जाके बैठूंगा। राजीव जी, क्या वाकई ऐसा है जैसा कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे हैं कि अभी जो संगठन है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तब जबकि सिद्धारमैया के पक्ष में बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं, डीके शिव कुमार के पक्ष में भी बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं? देखिए, खींचतान है और खींचतान जोरदार है, लेकिन जहां तक ये बात उठ रही है कि बहुत देरी हो रही है, देरी का तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंठीरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि कल या परसों, कल ही हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है स्टेडियम में? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मंच सजने लगे हैं। तो कल तक उम्मीद है कि शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो देरी कोई मुझे नहीं लगता कि इश्यू है, क्योंकि 13 तारीख को रिजल्ट आया, 14, 15, 16, 2-3 दिन है, कोई देरी नहीं होती। भाजपा का हमने देखा है एग्जाम्पल, जब उत्तर प्रदेश में 10-10 दिन लग गए मुख्यमंत्री तय करने में। लेकिन जहाँ तक अंदरूनी बातें हैं, जो खींचतान की बात है कि सरकार कैसे बनेगी, फॉर्मूला क्या होगा, डीके शिव कुमार को पार्टी कैसे सेटिस्फाई करेगी, अगर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या डीके शिव कुमार उसको मान लेंगे और पार्टी के साथ वैसे ही सहयोग करेंगे जैसा करते रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जिससे पर्दा उठना है, फॉर्मूला सामने आना है, सरकार गठन का एक स्पष्ट तस्वीर सामने आनी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर खींचतान है, वो सारी बातें ज़रूर हैं। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सहज नहीं है किसी एक को चुन लेना जहां पे दो दावेदार बहुत प्रबल हैं। ठीक है, यासिर इस वक्त बेंगलुरु में है। यासिर, जो बात राजीव जी बता रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं कि देखिए जो मंडप है वो सज गया है बारात का, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। नहीं, मंडप सजा था, लेकिन अब वहाँ पे भी जो है कारपेट्स वापस उठाए जा रहे हैं। कंठीरवा स्टेडियम में अभी जो खबर हमें मिली है कि कारपेट्स को रोल बैक किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में जो खींचतान चल रही है वो अभी जारी है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो है कारपेट्स उठा लिए गए हैं कंठीरवा स्टेडियम से वापस। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पहले ही बोला गया था अगर कल नहीं होगा तो परसों, लेकिन परसों जो है 19 तारीख को अमावस्या है, और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई उस दिन शपथ ग्रहण समारोह रखना चाहेगा, तो शायद ये फिर 20 तारीख तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर हम बात सियासत की करें कि किस तरह से जो है अभी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो है होड़ लगी है मुख्यमंत्री बनने की, देखिए ये पहले से पता था। जब यहाँ पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार को बनाया गया था, उस समय से वो बोल रहे थे कि अगले मुख्यमंत्री जो होंगे वही होंगे। सिद्धरमैया लगातार बता रहे थे कि वही मुख्यमंत्री है, और चुनाव से पहले हमने देखा है दोनों नेताओं के समर्थक खुलकर बता रहे थे मीडिया के सामने कि उनका नेता जो है मुख्यमंत्री बनेगा। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की एंट्री होती है और दोनों को एकजुट करता है। फोटो ऑप्स लगातार हो रहे थे, दोनों के एक साथ वीडियो जारी किए गए चुनाव तक। लेकिन जिस दिन चुनाव में जीत हासिल हुई, उसके बाद एक बार फिर दोनों ही नेताओं को लगा कि नहीं, ऐसी जीत मिली है, अब हम अपनी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। और वही हुआ कि हमने देखा सिद्धरमैया जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने पहले यहाँ पे बताया कि उनको ज़्यादा समर्थन मिला। उसके बाद हमने देखा डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं गए, वो एक दिन बाद दिल्ली गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब जो है दिखाना चाहते थे उनके पास भी जो है विधायकों का साथ है, उनके पास दम है, वो एक पॉलिटिकल मैनेजर अच्छे साबित हुए हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया है। तो वो बताना की कोशिश कर रहे थे, यही वजह है कि वो दूसरे दिन जो है फिर दिल्ली पहुंच गए। लगातार हमने देखा खींचतान जारी है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सवाल सबसे बड़ा आला कमान के पास है कि ये सरकार जो इस समय बनेगी ये 5 साल के लिए नहीं बनेगी। इनकी सबसे पहले जो परीक्षा है अगले साल है, जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो उससे ध्यान में रखते हुए सरकार बनानी होगी ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। और यहीं पर जो है पेच फंस रहा है आला कमान। कोई डिसीजन जो है वन साइडेड नहीं ले सकती है, दोनों नेताओं को एक साथ लेकर ही लाना होगा, तभी जो है 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस। ठीक है, लेकिन राजीव जी, अगर दोनों जो चेहरे हैं सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के, उसमें सिद्धारमैया की बात की जाए, सिद्धारमैया के पक्ष में वो कौन से फैक्टर जाते नजर आते हैं पॉलिटिकली, जिससे सिद्धारमैया का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत होता है? एक ये हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव रहा है, दूसरा शायद ये हो सकता है क्या कि जो आइंदा फैक्टर जिसकी बात की जाती है कर्नाटक की राजनीति में, वो सिद्धारमैया के लिए ज्यादा मुफीद है। देखिए, कई फैक्टर्स हैं। पहला तो ये है कि बेदाग चेहरा है, उन पे कोई आरोप नहीं है, 16 बार बजट पेश कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, और साथ ही विधायकों का एक बड़ा दल उनके साथ
खड़ा है। और जहां तक सोर्सेस कह रहे हैं 80 से ऊपर विधायक सिद्धरमैया के साथ हैं। अहिंदा समीकरण है और गवर्नेंस का उनके पास काफी अनुभव है। दूसरी तरफ जहां तक डीके शिव कुमार का सवाल है, करप्शन के चार्जेस हैं, आईटी-ईडी का केस है, सीबीआई का मामला चल रहा है, तिहाड़ जेल में रह चुके हैं और आज ही सुप्रीम कोर्ट में हालांकि उनको राहत मिली है, 14 जुलाई तक राहत मिली है। तो देखना पड़ेगा कि अगर सिद्धरमैया किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ करके जब कांग्रेस आई है सत्ता में, तो नहीं चाहेगी कि एक ऐसा चेहरा सामने आए जो इजी टारगेट बने बीजेपी धीरेन्द्र के। पुंडित, जो बात राजीव जी कह रहे हैं इस बात में आपको भी वजन नजर आता है? जिन्होंने आखिरी में बात कही कि वो कांग्रेस पार्टी जो पे सीएम 40% कमीशन के मुद्दे पर चुनाव जीतती है, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसे में डीके शिव कुमार की ताजपोशी कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त तो रणनीतिक समीकरण पर ज़्यादा होगा, इस पर बहुत कम जोर होगा, क्योंकि ये बात की लास्ट प्रायोरिटी होगी। पार्टी चाहेगी कि अमिकवेली एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाए और मुझे लगता है कि जो 24 के चुनाव हैं वो भी जहन में होंगे, ज़रूर वो जहन में होगा कि कौन उस चुनौती को ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टी का प्रतिनिधित्व करके वहाँ रोक सकता है बीजेपी के उस विजयी रथ को, क्योंकि ये भी देखने में है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा चुनाव कर्नाटक में और वहाँ भी पिछली बार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये पहली जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, एक ऐसा चेहरा सामने रखना है जो लोगों को 24 के चुनाव में यकीन दिला सके कि वो मोदी का सामना कर सकते हैं अपने राज्य में। बिल्कुल अत्रि जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले यासिर यही सवाल आपसे। डीके शिव कुमार, जिनको कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक का चाणक्य कहा जाता है, डीके शिव कुमार जो खुद ये मान रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है, क्या डीके शिव कुमार को ये नहीं पता होगा कि ये जो करप्शन के चार्जेस हैं मेरे ऊपर, जिसके चलते मैं जेल जा चुका हूं, इन चार्जेस के बाद मेरे मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है, तब जबकि करप्शन कांग्रेस पार्टी का ही बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने भी अभी कहा कि डीके शिव कुमार को क्या ये मालूम नहीं था कि उनके खिलाफ जो है सीबीआई के केसेस है, ईडी के केसेस, उन्हें बखूबी मालूम था और यही वजह था कि वो बैकफुट पे ही खेल रहे थे ज़्यादा, और वो एक पॉलिटिकल मैनेजर माने जाते हैं, मास लीडर है नहीं यहाँ पर वो, तो वो इसीलिए बैकफुट पर खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जीत मिली उसके बाद उन्हें लगा कि ये एक मौका है, क्योंकि वोकलिगा समुदाय जो है इस बार खुल के सामने आई है, कांग्रेस का समर्थन किया है, जेडीएस हमने देखा है 19 सीटों पर पहुंच गई है। ऐसे में वोकलिगा नेताओं का एक बड़ा चेहरा जो है डीके शिव कुमार यहाँ पे बनना चाहते हैं और वही उनको लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए और वो फिर आगे जब होगा 2025 का जब चुनाव होगा, 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा, तब भी जो हुआ ओल्ड मैसूरू रीजन में वोकलिगा समुदाय के पास जा सकते हैं और कहेंगे देखिए मैं मुख्यमंत्री हूँ यहाँ पे, तो आप वोट मुझे कर लो। तो यही उनका जो है यह आर्गूमेंट वो वहाँ पे भी दिल्ली में भी रख रहे हैं कि वोकलिगा समुदाय ने जेडीएस को इस बार प्रेफर नहीं किया है, बीजेपी को प्रेफर नहीं किया, कांग्रेस को। और वजह एक ही है कि डीके शिव कुमार जो है केपीसीसी अध्यक्ष है और इसी वजह से जो है वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान को और मांग कर रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री पद दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये जो करप्शन का डेंट है डीके शिव कुमार के ऊपर, अत्रि जी, कांग्रेस पार्टी तो नहीं चाहेगी। जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कहेंगे इस चर्चा के दौरान कि हम करप्शन के चार्जेस वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और अगर ऐसा एक प्रवक्ता के तौर पर आप नहीं कहेंगे तो फिर संगठन के बड़े चेहरे मुखिया कैसे इस फैसले को ले पाएंगे? देखिए, ये तो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि डीके शिव कुमार जी को एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके ऊपर मुकदमे दायर किए गए। उनके ऊपर मुकदमे कब हुए? जब अहमद पटेल जी का राज्यसभा का इलेक्शन था और वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त करके और जिस तरह से विधायकों का किडनैप करने वाले और विधायकों को लूटने का काम गुजरात में चल रहा था, तो डीके शिव कुमार जी ने अपने यहाँ लाकर के कर्नाटक में उनको आश्रय दिया और उनका कहीं ना कहीं एकजुट करके रखा। उस समय से ये टारगेट पे आए और उसके बाद से तमाम तरह के इनके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए और उनको जेल भेज दिया गया, जबकि आज तक इसमें कुछ नहीं निकला। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने खुद ही बताया है कि उनको राहत दे दी है। तो ये मुकदमों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और आज तक ये यही बोलते हैं अपने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को कि डरो मत, इन ताकतों से लड़ो। तो इसलिए ये मत कहिए कि इस डर से उनको नहीं बनाया जाएगा, इस बात का कोई डर नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कोई तय नहीं है कि अगर ये जो राजनीतिक नैतिकता की बातें आप कर रहे हैं सर, क्या यही पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है और डेमोक्रेसी है कि एक बार जनता वोट देती है पहले कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को चुन रहे हैं और उसके बाद चुने हुए विधायक वोट देते हैं सो कॉल्ड गुप्त मतदान में
कि हम किस चेहरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और उसके बाद भी वो दोनों बड़े चेहरे दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। ये कैसी डेमोक्रेसी सर? नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा डेमोक्रेसी और कहां आपको किस दल में देखने को सर मिलेगी। हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक तो विधान मंडल की बैठक होती है और उसी में विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाता है। देखिए, विधायकों ने सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर है वही कांग्रेस पार्टी हमेशा फॉलो करती है, और विधायकों ने एक सुर से अगर तय किया कि जो हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको ऑथराइज कर दिया, उनको अधिकृत कर दिया कि आप जिनको भी नॉमिनेट करेंगे हमको स्वीकार्य है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। मतदान क्यों? और नहीं, देखिए, ये पार्टी का हमारी पॉलिसी है, मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। क्या इससे पहले बाकी राज्यों में भी इस तरीके से सीक्रेट वोटिंग होती रही है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। देखिए, समय समय पर पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है, और मुझे लगता है इस चीज का मैं चाहूंगा आप बताइएगा हमें 2-3 राज्यों के नाम जहां पर सीक्रेट वोटिंग इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने करवाई हो, थोड़ी जानकारी सर बढ़ाइएगा हमारी। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, क्या वाकई में यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो आपने पढ़ी है? यासिर मुश्ताक कुछ कह रहे हैं। यासिर कंप्लीट कीजिए। 2013 में कर्नाटका में ही जो है कांग्रेस ने गुप्त वोटिंग कराई थी, और वहीं पे जो है सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने गए थे उसी वोटिंग के हिसाब से, लेकिन वो अनाउंसमेंट भी वही हुई थी। ऐसे फिर 48 घंटे नहीं लगे थे डिस्कशन में। अगर डेमोक्रेसी है, जो वोट आया है बताइए कि किसने वोट दिया है, किसको मिला है, तो वो बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब खींचतान जारी है। जो बताया गया गुप्त मतदान में, उसके बाद भी डीके शिवकुमार नहीं मान रहे हैं, इसीलिए तो इतना वक्त लग रहा है। यहाँ पे धीरेन्द्र पुंडीर, एक बार जनता की वोटिंग, उसके बाद विधायकों की वोटिंग, और उस विधायकों की वोटिंग के बाद भी विधायक दल की बैठक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से। तो ये सब कुछ चल क्या रहा? देखिए, ये तो सभी पार्टियों का एक तरीका है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि भाई कांग्रेस ही ऐसा करती है। ये तो तमाम पार्टियों का यही होता है कि दिल्ली में हाईकमान बैठ के तय करता है कि हम किसको चुनेंगे, किस पर दांव लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी साफ तौर पर चाहे तो आलाकमान एक नाम ले सकती है, लेकिन वो ये तमाम चीज़ें, ये प्रोसेस किया जाता है ताकि ये ना कहा जाए कि पूछा नहीं गया। तय तो किया जाता है, लेकिन वो गुणाभाग किया जाता है कि आखिर किसके चुनने से राजनीतिक फ़ायदा पार्टी को होगा, वो तमाम पार्टियां देखती हैं। तो जो हम लोग पढ़ के आए थे, जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि वो किसी भी पार्टी में उस तरह से फॉलो किया नहीं जाता जब तक कि उस पर राजनीति। राजीव जी, जो बात अभी हमारे सहयोगी यासिर कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो भी एक पहलू है जो सिद्धरामैया के पक्ष में जाता है, और वो है उनका मास लीडर होना कंपैरेटिवली डीके शिवकुमार के, जो एक मैनेजर के तौर पर ज्यादा सफल नजर आते हैं? जी बिल्कुल, सिद्धरामैया एक मास लीडर हैं। उनका जन समर्थन अगर पूरे कर्नाटक में देखें, अगर जहाँ तक डीके शिवकुमार का है, तो वो एक वोक्कालिगा नेता माने जाते हैं, और वोक्कालिगा समुदाय में उनका काफ़ी समर्थन है। लेकिन सिद्धरामैया की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक हों, चाहे कुर्बा हों, लिंगायत, या फिर जो भी समुदाय हैं, सभी सिद्धरामैया के साथ बराबर खड़े नजर आते हैं। खास करके उनका जो अहिंदा समीकरण है, अल्पसंख्यक, हिंदू और दलित, वो काफ़ी सफल रहा है। 2013 में भी सफल रहा और आज भी सफल है। जहाँ तक ये जो खींचतान चल रही है, मेरा मानना है कि भले कितना भी कांग्रेस जितनी बातें कर ले, लेकिन चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे कर्नाटक, अंदरूनी तौर पे कांग्रेस में काफ़ी घमासान है, काफ़ी खींचतान है। और जो भी ये जो मंत्रिमंडल सरकार गठन को लेकर के जो भी तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आड़ में जो भी कहा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, ऑल इज नॉट वेल। लेकिन यासिर, कैच 2020 सिचुएशन है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? मास लीडर सिद्धरामैया के नाम का ऐलान अगर करते हैं तो जो मैनेजर हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं पार्टी की। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि डीके शिवकुमार जैसा जो नेता है वो पार्टी के खिलाफ जाएगा। हालांकि वो दबाव लगातार बना रहे हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो बार्गेन कर सके। उन्हें खुद भी मालूम था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। सिद्धरामैया विधायकों की पहली चॉइस है और मास लीडर है, पहले एक बार डिलीवर किया है, और 2024 में जो है लोकसभा चुनाव है, वहाँ पर भी पार्टी को अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो इस एक साल में जो है एक अच्छी सरकार देनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री बनना है तो अकेले डीके
शिवकुमार ही बनेंगे और कोई उप मुख्यमंत्री साथ में नहीं रहेगा। तो अपना जो पावर है वो दिखाना चाहते हैं वहाँ पे कि नहीं, मैं भी रहा हूँ इस सरकार में। क्योंकि देखिए, अगर ये सरकार जो गारंटीज दी है, इस सरकार ने 5 गारंटीज दी है और जो वो इम्प्लीमेंट होती है तो नाम जो जाएगा मुख्यमंत्री का जाएगा हर जगह पे, वहाँ पे केपीसीसी अध्यक्ष का नाम नहीं जाएगा। तो वही वो चाहते हैं कि नाम उनका भी बराबर रहे हर जगह पे, कि सिद्धरामैया हो, डीके शिवकुमार हो, कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने ये हमें गारंटीज दी थी। क्योंकि अगर हम देखें अभी 1 साल से कम समय बचा है चुनाव के लिए, वहां पे जब जाएंगे तो डीके शिवकुमार का कहना है कि नाम दोनों का जाना चाहिए, तब जाके सभी समुदाय जो है वोट देंगे। मुझे लगता है अभी बार्गेनिंग चल रही है, डिप्टी सीएम जो है उनको मिल जाएगा और जो पावरफुल पोर्टफोलियोज वो मांग रहे हैं वो भी उनको मिल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जो है मुझे लगता है सिद्धरामैया को ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या अगले 1 साल तक उस सरकार में ऑल इज वेल? यासिर, देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब कहाँ पे क्या होगा। हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, हमने देखा मध्य प्रदेश में क्या होगा, हमने कर्नाटका में ये देखा है। कुछ दिन पहले तक जो है दोनों नेता एक साथ फोटो जारी कर रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि ऑल इज वेल, लेकिन चुनावी नतीजे आए और उसके बाद देखा हमने कि ऑल इज नॉट वेल। तो सियासत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है। धीरेन्द्र जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसको ढंग से मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है? मतलब अब तक जिस तरीके की सिरफटअव्वल शायद दिख सकती थी, उतनी नहीं दिख पा रही। लोकतंत्र में दावेदारी तो उनका हक है, कार्यकर्ताओं का और नेताओं का। मुझे लगता है अभी तो कांग्रेस को ये श्रेय देना चाहिए कि उसने इस मामले को हाथ से नहीं निकलने दिया और जो कंट्रोल करना था जिस तरह से करना चाहिए, चूंकि बातचीत है और मौका दे रही है दोनों पार्टियों को, उनको मौका दे रहे हैं। बीच में आपने जी परमेश्वरन को सुना है, वो भी अपने साथ 50 विधायकों की बात करे। तो मुझे लगता है कि एक ये चलता है और कांग्रेस अभी जब तक इसको बाहर नहीं जाने देती किसी एक को अपने उससे, तो मुझे लगता है कि बेहतर हैंडल कर रही है। अभी तक तो ये दिखता है कि ठीक है। अत्री जी, क्या वाकई ये इंटरनल डेमोक्रेसी की खूबसूरती है पार्टी में कि ऊपर से चीजें थोपी नहीं गई हैं, या ये दरअसल में कमजोर संगठन की मजबूरी है कि राज्य के 2 बड़े दावेदार दिल्ली तक पहुंच रहे हैं अपनी धमक के साथ? नहीं, देखिए, अभी आप तय कर लीजिए कि कोई एक राजनीतिक दल जो है अपने बहुमत की सरकार पे और अपने विधायकों के ऊपर दिल्ली से बैठ करके मुख्यमंत्री थोप नहीं रहे, जबकि सबकी राय मशवरा ले रहे हैं, समय लगा रहे हैं कि कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सबको स्वीकार्य हो, सबको साथ लेके चले और जो कांग्रेस का जो जनता से किया हुआ वायदा है उसको पूरा करने में सक्षम हो। या आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसी राजनीतिक दल ठीक है कि जैसे अभी पिछले साल हमने देखा महाराष्ट्र में कि रातों रात जब तख्ता पलट किया गया, एक महाविकास अघाड़ी सरकार का, गिराए गए विधायकों को लूट की गई और अचानक से ये हुआ, सुबह तय होता है भारतीय जनता पार्टी में कोई वोटिंग नहीं होती विधायकों की कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दोपहर तक आते आते डिसीजन बदल जाता है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस जी बाहर से समर्थन देंगे। उसके 3 घंटे बाद फिर एक और नया निर्णय आ जाता है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनको सुबह भी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं। तो ये बता दीजिए यहाँ कौन से विधायकों से राजनीति, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो अक्षर से सच नहीं है। देखिए, सचिन पायलट ने जिस मेहनत के साथ राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा था, क्या उनको उसका वाजिब हक मिल पाया? ये राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में टीएन सिंह देव हैं जो ऐलान कर चुके हैं कि अब वो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे क्योंकि संगठन ने जो वादा उनको किया था वो वादा खिलाफी उनके साथ हुई। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं अपनी छत्तीसगढ़ की जवाब दे दूंगा आपको। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, आप कहते हैं ठीक नहीं है। मैं आपसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूछ लेता हूं, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आई। देखिए, रातों रात जो है जिस तरह से मनोज सिन्हा जी का नाम डिक्लेयर किया गया। देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था सर आपसे। आप जिस पार्टी के नेता हैं उसी पार्टी के रेफरेंस को देते हुए, बीजेपी का कोई प्रवक्ता यहाँ पर है नहीं, वरना जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उनसे जवाब जरूर पूछता। नहीं, आप जब आप सवाल कर रहे हैं मैं आप ही को जवाब दे देता हूं। मैं आप ही आपसे सवाल पूछने का मेरा अधिकार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी आपसे सवाल लेने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल कीजिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर। नहीं, राजस्थान छत्तीसगढ़ के अलावा हमको और भी जगह पूछने दीजिए ना। केवल क्यों कांग्रेस को ही टारगेट किया जाता है? नहीं सर, टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है। हम तो तारीफ कर रहे हैं कि अभी तक सिर्फ फटअव्वल नहीं दिख रही है सड़कों पर। हम ये कहते हैं कि सिर्फ फटअव्वल जहां चाहते हैं आप लोग दिखाना चाहते हैं, जहां नहीं चाहते आप नहीं दिखाना चाहते हैं। सचिन पायलट को हम थोड़ी सड़कों पर उतार रहे हैं अत्री जी, क्या आप जन आक्रोश रैली निकालिए? क्या आपको, हमने थोड़ी कहा है सर सचिन पायलट से। आप कर्नाटक की आज बात कर रहे हैं, कर्नाटक में बताइए ना, क्या कर्नाटक में आज दोनों आपको जो हमारे जिनको आप मीडिया नाम चला रहा है सिद्धरामैया जी का और डीके शिवकुमार जी का, क्या दोनों आपको 2 दिन से दिखाई नहीं रहे? कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जा रहे हैं, अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं, खड़गे जी से मिल रहे हैं, आज राहुल गांधी जी से मिल के आए,
और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं, में सरकार का सौहार्दपूर्ण गठन तो कैसे होना वातावरण चाहिए, की तस्वीरें मुख्यमंत्री तब की होती क्या, हैं जब किस दोनों तरह से नेता एक साथ कौन मिलते हैं। कौन मंत्री होना चाहिए, किस किस को मंत्री पद का दायित्व, केवल मुख्यमंत्री नहीं है, इसमें मंत्रियों की भी जो है उनसे जिम्मेदारी ली जा रही है, मंत्रियों का भी उनसे पूछा जा रहा है, सलाह किया जा रहा है कि कौन कौन मंत्री किस क्षेत्र से आएगा, किस किस को क्या जिम्मेदारियां दी जाएगी, ठीक है, कौन धीरेन्द्र जी, क्या मंत्री ये 136 सौहार्दपूर्ण विधायकों में से मुलाकात है होगा, जो हो रही है कि किसको पहले क्या पोर्टफोलियो एक दिया नेता जाएगा, मिलता है दिल्ली इन आकर, सबकी फिर भी दूसरा सीनियर नेता लीडर से मिलता है। बातचीत की चलिए जाती है। यासिर कुछ अपडेट कर रहे क्यों हैं। यासिर, अलग अलग क्यों जा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं जा रहे? काउंटिंग तक तो दोनों एक साथ आ रहे थे, एक साथ जा रहे थे। अत्री जी जवाब दीजिए। नहीं, इनसे एक सवाल पूछिए कि दोनों अलग अलग क्यों जा रहे हैं नेता? काउंटिंग तक तो दोनों नेता एक साथ ही आ रहे थे, वीडियो जारी हो रहे थे एक साथ इनके आपस में बातें करते हुए। आज कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है, इसीलिए मीडिया सवाल पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि सब ठीक है, अगर ठीक होता दोनों नेता एक साथ तो आप जाते। किसान बता सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताऊं, मैं वही आपसे फिर कहूंगा कि इस चीज का निर्णय और इस चीज का अधिकार तो राजनीतिक दल के ऊपर हो जाना चाहिए। ये तो हमारे एआईसीसी अध्यक्ष को आप उनको तय करने दीजिए कि उन्होंने किससे एक साथ मिलना है, कब सबसे मिलना है, कब से 1-to-1 मीटिंग करनी है, ये तो हमारा निर्णय हो जाना चाहिए। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी हैं, ये उनका डिसीजन हो जाना चाहिए। खड़गे जी किससे मिलना चाहते हैं? नहीं, राहुल तो गांधी ये नहीं, कोई कंडीशन मल्लिकार्जुन तो नहीं खड़गे। है। खड़गे जी देखिए, खड़गे जी अध्यक्ष हैं, खड़गे जी ही मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, नेता उनसे भी जाके मिल रहे हैं। आज आपने सब ने देखा होगा, क्या उनको मिलने का अधिकार नहीं है अपने नेताओं से? क्या उनको अपनी राय देने का अधिकार नहीं है? पार्टी उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण समझती है, उनकी राय से बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। तो निश्चित तौर पे खड़गे जी ने कहा है कि मैं राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, उनसे भी सलाह मशवरा करके जो भी निर्णय लेगा लूंगा, मैं उसके बाद तय करूंगा। तो इसमें क्या किसी को आपत्ति है? धीरेन्द्र जी, एक सवाल मैंने आपसे पूछा नहीं है कि उनका अध्यक्ष भी तय हो जाता है तो किसी से पूछा नहीं। मुझे लगता है ये सौहार्द तभी तक रहता है जब तक कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं हो जाएगी। बस पार्टी के पास यही एक अभी तक का जो एक गुड बुक है वो यही है, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर हाईकमान को ये पूरी ताकत ये यकीनन आ जाए कि हाँ उनके किए का कुछ लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं करेंगे तो वो अब तक कर चुके होते, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं कि एक तो हाईकमान के पास इतना एक ओवर रूल कर पूरी तरह ताकत भी नहीं है कि वो हाईकमान मतलब कौन, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? हाईकमान मतलब राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हाईकमान क्यों नहीं आप उनको मान रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं तो राहुल गांधी को जाकर उनसे बैठ के बात कर लेना चाहिए था, जो एक तरीका होता है। बल्कि पूरा का पूरा सामान आपको दिख रहा होगा कि पूरे चुनाव के बाद ये सभी को मालूम है इस तरह के शब्दों का। हाईकमान कौन है? हाईकमान ठीक है, लेकिन मिश्रा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर कांग्रेस संगठन में हाईकमान नहीं मान रहे, दिखाई नहीं दिया 2 दिन से राहुल गांधी जी खड़गे जी के आवास पर जा रहे हैं। जी, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल मेरा मिश्रा जी, इस तरह की गलत बातें आप अपने पैनलिस्ट से मत बोलिए जिनको जानकारी नहीं है। आप करेक्ट, केवल एक विरोध करने की राजनीति से बैठ करके कोई कांग्रेस को बदनाम करने की बात करें। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा राहुल गांधी जी 2 दिन से खड़गे जी के घर पे जा रहे हैं मीटिंग करने? क्या इनको मालूम? राहुल गांधी किस हैसियत से, किस कैपेसिटी से जा रहे हैं, वो आप बता दीजिए। किस कैपेसिटी से जा रहे हैं? किस कैपेसिटी से जा रहे हैं आप बता दीजिए। क्या वो कर्नाटक के सांसद हैं? क्या वो संगठन में वो अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कर्नाटक के प्रभारी हैं राज्य के? अत्री जी, बड़े अदब से पूछ रहा हूं, क्या वो कर्नाटक राज्य के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं? आपको सवाल करने का अधिकार किसने दिया है ये बताइए। सर, अब सवाल का भी हक छीन लीजिए, को तय करने दीजिए। सवाल का भी हक छीन लीजिए अध्यक्ष को तय करने दीजिए। और क्या राहुल आप नहीं, हम तो आपसे अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, हम तो आपसे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अगर जानकारी होनी चाहिए, आप इतने बड़े चैनल के एक एंकर हैं, आपको नहीं मालूम राहुल गांधी जी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और हमारे जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनको बुला रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किस कैपेसिटी से जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया है कि पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष होते हैं वो भी उस फैसले का हिस्सा होते हैं। जी, एकमात्र सीनियर नेता राहुल गांधी हैं, बाकी बिल्कुल ठीक है। देखिए अत्री जी, आपकी मजबूरी हो सकती है प्रवक्ता के तौर पर सर, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। हम देखिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, पूरे सम्मान के साथ सवाल कर रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या दिखाना नहीं, हम तो आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। आपने बता दिया कि हर बार जो फैसला लिया जाएगा वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी लिया जाएगा। आगे से हम पूछेंगे आपसे बाकी विधानसभा के चुनावों में भी, इसमें कोई शक नहीं है, हम याद रखेंगे आपके इस जवाब को। लेकिन मिश्रा जी, पूछने की हिम्मत कर लीजिएगा, मेरा सवाल है, क्यों नहीं नितिन गडकरी जी से, अडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी जी से वहां पूछा जाता? ठीक है, शायद सर आप थोड़ा खंगालें यूट्यूब को तो आपको मिलेंगे सवाल हमारे पूछते हुए। कौन से बताइए ना अभी वर्तमान में इन 5 सालों में बता दीजिए अडवाणी जी से कितनी सलाह मशवरा किया गया है? मुरली मनोहर जोशी मैंने शुरुआत में कहा बीजेपी के कोई नेता नहीं है हमारे साथ, वरना उनसे हम ये सवाल आपका जरूर पूछते। आपकी पार्टी के जो बाकी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं
उनसे आप जरूर एक बार जानकारी जुटाइएगा कि हम सवाल पूछने से डरते हैं, घबराते हैं, या क्या हमारी स्थिति रहती है। वो आपको अपडेट कर देंगे बेहतर तरीके से, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा सवाल मिश्रा जी आपसे है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्या कोई फैक्टर हैं नाम के ऐलान में? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से ही आते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि कर्नाटक से हैं, यहाँ के तमाम जो भी समीकरण है या फिर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, ये तमाम चीज़ों से और उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो ये एक मददगार हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हाईकमान का सवाल है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़े थे। मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए जीत पाए क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त था। तो ये कहना कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी हाईकमान नहीं है, सर्वे सर्वा मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं, तो ये तो बहुत नहीं, ही ये लाइन तो अत्री जी भी नहीं कह पाएंगे कि राहुल गांधी हाईकमान नहीं है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो चूंकि यहाँ से कर्नाटक से हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो ये एक हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रमुख फैक्टर थे। ठीक है, और यासिर सबसे आखिर में, मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई सॉफ्ट कॉर्नर सिद्धरामैया के लिए या डीके शिव कुमार के लिए, और उसके पीछे की वजह? देखिए इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो शायद वो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। हर इंसान का जो होता है एक अपना लॉबी होता है, एक अपना नेता होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो एआईसीसी के अध्यक्ष है, और मुझे लगता है कि अभी जो वो फैसला लेंगे वो पर्सनल चॉइस पे नहीं लेंगे, वो पार्टी के हित में लेंगे। और खासकर 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए जो है पूरी रणनीति बनाई जाएगी। कौन नया मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन मंत्री होगा, ये सभी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाए जाएंगे, इतना तो साफ है। ठीक है, तो यासिर आप बता रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, जो टेंट लग रहा था वो हट गया है, और धार्मिक मान्यता के आधार पर परसों भी नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से है रेड कार्पेट को रोल बैक कर दिया गया है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है कि क्या अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में है कि शायद कल नहीं हो सकता है। मिश्रा जी 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, ये माना जाए क्या? और एक दिन में फिर ग्रैंड सेरेमनी होना मुश्किल है अगर अभी तक तय नहीं हुआ। मिश्रा जी 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो, ये माना जाए फिलहाल, जैसा हमारे सहयोगी यासिर बता रहे हैं? मान सकते हैं। देखिए, कांग्रेस चाहेगी कि जितनी जल्दी सरकार बने और जो गारंटी कार्यक्रम है उनको लागू किए जाएं, ताकि 2024 के चुनाव के लिए इनकी जो दावेदारी है वो अच्छी रही। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धरामैया डीके शिव कुमार कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है, लेकिन ये तभी क्या ये मुख्यमंत्री बनने, सरकार बनने के बाद ये कॉम्बिनेशन वैसे ही काम करेगा जैसा विधानसभा चुनाव में काम किया। कहीं ना कहीं यही कोशिश हो रही है कि इस चीज को आगे कंटिन्यू किया जाए। ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, लेकिन क्या इसका भविष्य होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल जो राजीव जी खड़ा कर रहे हैं। और मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब पर किस नाम पर मोहर आपको लगती ज्यादा नजर आती है, सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार? मुझे लगता है सिद्धरामैया ज़्यादा बेहतर कांग्रेस के लिए बिड है, क्योंकि आम जनता में उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। पॉलिसीज़ उन्होंने पिछली बार जो अप्लाई की थी वो दिख रही थी, हार जीत अलग होती है, और बहुत ज़रूरी है ये कॉम्बिनेशन बने रहना, जिसको बनाए रखने में अभी कांग्रेस, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारी कवायद यही है कि इस कॉम्बिनेशन को बनाए रखा जाए, ताकि 24 में कांग्रेस की उम्मीदें बनी रहे। अनुज जी, ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा या किसी तरीके की दिक्कत आने वाले वक्त में आपको भी नजर आती है? और क्या 20 तारीख को आपकी पार्टी के नए मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं आपको दे दें? देखिए, बिल्कुल आपको दे देनी चाहिए शुभकामनाएं। बहुत शीघ्र आपका चैनल पे हम बैठ करके आपको घोषणा हो जाएगी, और यहीं बैठ के फिर हम शुभकामनाएं भी लेंगे आपसे। और जो कॉम्बिनेशन की बात है, निश्चित तौर पे ये कॉम्बिनेशन आज का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन कहीं जाने वाला नहीं है। कॉम्बिनेशन सदियों पुराना कॉम्बिनेशन है। डीके शिव कुमार जी का एक बहुत लंबा अनुभव है कर्नाटक की राजनीति में, कर्नाटक की सरकार में। वहीं सिद्धरामैया जी का भी बहुत बड़ा लंबा अनुभव। दोनों ने साथ मिलकर के हमारी तमाम सरकारों में काम किया है, और विपक्ष में रहते हुए संगठन में एक साथ काम किया है। डीके शिव कुमार जी आज वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश के वहां पे अध्यक्ष हैं,
सिद्धरमैया जी नेता विपक्ष हैं और दोनों ने संगठन और सरकार के समन्वय मिलाते हुए आप साथ मिलकर के काम किया है और ये आगे भी काम चलता रहेगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। डीके शिव कुमार जी बार बार जिस तरह से ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उन्होंने खुद सामने आकर के बोला कि कौन कह रहा है कि मैं बगावत करने जा रहा हूं, कौन कह रहा है कि मैं कहीं करने जा रहा हूं। चलिए सर, हम मुझे आपकी कुछ बात पर नहीं भी यकीन बनाया करते जाएगा हैं और तो भी मैं मानकर पार्टी चलते के हैं कि सिपाही- कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक में ऑल इज वेल है। अग्रिम शुभकामनाएं आपको 20 तारीख के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाकी तमाम सहयोगियों का और मिश्रा जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक के सियासी घमासान को लेकर आपके जहन में जो सवाल थे, एक खास पैनल ने, वरिष्ठ पैनल ने आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।